गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने जनरल चीज़ें पढ़ी थी। न्यूक्लियस, मास नंबर है। अब समझना नेक्स्ट डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। देखो, डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें तो क्या फॉर्मूला है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी की बात करें, अगर मैं लिखता हूं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मींस डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ वॉल्यूम देखना, न्यूक्लियस का जो मास होगा वो मास नंबर के इक्वल होगा। मास नंबर के इक्वल, ए के इक्वल होगा। ए होता है Z प्लस N, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो मास नंबर है ये हमेशा AMU में आता है। जब इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं आवोगाद्रो नंबर से। इसका मतलब मास कितना हो जाएगा? मास नंबर बट्टा आवोगाद्रो संख्या इनटू अच्छा, ये हिंदी में नहीं लगेगी क्या हेडिंग? हिंदी में लगा दे तो सॉरी, एक सेकेंड, पूरा हिंदी में लिख देता हूँ वापस। इंग्लिश मीडियम की क्लास का ध्यान में रह गया। नाभिक का घनत्व नाभिक का घनत्व सूत्र क्या हो जाएगा? नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान बट्टा नाभिक का आयतन। द्रव्यमान होता है द्रव्यमान संख्या बट्टा आवोगाद्रो संख्या। ये नाभिक का द्रव्यमान है। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बट्टा आवोगाद्रो संख्या। नाभिक गोलाकार है तो आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 4/3 पाई आर क्यूब। अब कल अपने ये पढ़ा, न्यूक्लियॉन की संख्या पढ़ी, मास नंबर पढ़ा, सब कुछ पढ़ा था। अपनी पढ़ा था नाभिक की जो त्रिज्या है वो मास नंबर द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती है। आर समानुपाती है 1/1/3। इस समानुपाती साइन को हटा करके अपने एक कांस्टेंट लिया था R0 इंटू 1/1/3। इस R का मान था 1.33 गुणा 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। अब सोचो, अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो इस पूरे का क्यूब हो जाएगा। इस पूरे का क्यूब होने का मतलब R0 क्यूब और 1/1 आ जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो गए। तो मैं इसी को ऐसे लिख दूं, समझना, A की जगह A, Na की जगह Na, 4/3 को ऊपर ले जाओ, पाई एज इट इज। R क्यूब की जगह ये वैल्यू लिख दूं R0 क्यूब इंटू A। अब देखो, ये फॉर्मूला कल अपने पढ़ा हुआ है। A से A कैंसिल हो गया, बचा क्या? 3/6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 4, पाई का मान 3.14, R का मान 1.33 गुणा 10⁻⁻13 का क्यूब। पावर को हल किया तो ये हो जाएगी पावर 10⁻39। ये 23 है तो 23 में से 39 हल करें तो कितना बचेगा? 10⁻⁻16।
तो ऊपर अपने पास आएगा 3 गुणा 10 की पावर -16, ऊपर गई 16, बट्टा में बचा 6.023 गुणा 4 गुणा 3.14 गुणा 1.33 का क्यूब। इसको आप हल कर लेना, ये रिजल्ट आएगा 0.0168 इंटू 10⁻16, या ऐसे लिख दूँ 2 पावर कम करके 1.68 10 की पावर 14। ये फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा। किसी भी नाभिक की बात करें घनत्व आएगा 1.68 10 की पावर 14। केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला 3/Na 4 पाई r क्यूब। इन सब की वैल्यू आपको बताई हुई है, सब की वैल्यू लिख करके नाभिक का घनत्व ज्ञात करना है। अब आगे बात करें अपन क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी इलेक्ट्रॉन की तरंग व्याख्या करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी में 3 सिद्धांत दिए गए। नंबर 1 डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण। नंबर 2 हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत। 3 नंबर पे है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण। श्रोडिंगर ई छोटा आएगा, श्रोडिंगर समीकरण। ये 3 चीजें आपको क्वांटम यांत्रिकी में समझनी है। डी ब्रॉगली समीकरण, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत और श्रोडिंगर समीकरण। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक करके अपने शुरू करें। सबसे पहला ले रहे हैं डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण, इसी को दूसरे नाम से जानते हैं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। मतलब जिस तरह से ड्यूल सिम होती है, 2 सिम, ऐसी अगर मैं पदार्थ की बात करूं, ध्यान से समझना, द्रव्य या पदार्थ ये 2 तरह की गति प्रदर्शित करता है। एक तो ये अपनी कणीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, साथ का साथ अपनी तरंग प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तरंग प्रकृति, दोबारा समझना, डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात द्रव्य या पदार्थ कण के रूप में भी मान्य है और तरंग के रूप में भी मान्य है। यानी कि कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति दोनों होती है। कणीय प्रकृति का मतलब कण के रूप में सीधा गति करे, ये कणीय प्रकृति है। तरंग प्रकृति का मतलब ऐसे लहराते हुए भी जाए, देखो सीधा भी जा रहा है बट लहराते हुए जा रहा है, तो इसको बोलते हैं तरंग प्रकृति। तो अभी डी ब्रॉगली में छोटा सा संबंध है, आपके समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं मैं आपको, कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति समझाने के लिए सिद्धांत दिया गया था। अब इसको एक बार रोकता हूं, यहां समझना। सबसे पहले द्वैत प्रकृति प्रकाश के लिए समझाई थी। विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझाने के लिए, प्रकाश की द्वैत प्रकृति समझाने के लिए प्लांक ने एक ऊर्जा समीकरण दिया था, E बराबर h न्यू। ये आइंस्टीन ने समझाया था 1905 में।
1905 प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की ऊर्जा के लिए आइंस्टीन ने समीकरण दिया था E बराबर mc²। इसको रटना नहीं है, नहीं ये काम का है, केवल द्रव्य के लिए बता रहा हूं, फिजिक्स में आएगा ये आपके। दोनों ऊर्जाएं आपके पड़ी हुई है, E बराबर hν, E बराबर mc²। ये भी प्रकाश की ऊर्जा है, ये भी प्रकाश की ऊर्जा, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगी। ये दोनों बराबर हुई तो ये दोनों भी बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि hν किसके बराबर होगा? mc² के। समीकरण नंबर 3। केवल मैंने दो ऊर्जाओं के सूत्र लिखे जो आपको याद रखने, E बराबर hν, E बराबर mc²। ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे। आवृत्ति c/λ होती है, जो आपने पढ़ लिया। आवृत्ति बराबर होती है c/λ। ये एज इट इज mc²। एक c से c कैंसल, लैम्डा को यहां ले जाओ, m इंटू सी को यहां ले आओ, तो लैम्डा बराबर h/m इंटू सी। ये समीकरण प्रकाश की द्वैत प्रकृति को शो करता है। प्रकाश की कणीय और तरंग प्रकृति समझाने के लिए आइंस्टीन ने यह समीकरण दिया था प्रकाश की द्वैत प्रकृति के लिए, लैम्डा बराबर h/m इंटू सी। इसी समीकरण को डी ब्रोगली ने चुराया। जब कोई समीकरण चुराई जाती है तो वो एज इट इज नहीं रखी जाती, वरना उनका नाम नहीं होता है। जैसे मान लो आपके दोस्त की बाइक है, उस पे पीछे नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है भारत। अगर किसी ने ये बाइक चुरा ली तो वो इसमें बिना किसी परिवर्तन के वैसे ही घूमे तो पकड़ा जाएगा। आपने कभी देखा कि अरे भारत लिखी हुई जा रही, मेरे दोस्त वाले हो सकते हैं, उसको रोकोगे? तो चुराने वाला इसमें कुछ न कुछ तो चेंज करेगा। मान लो चुराने वाले ने इसके आगे लिख दिया महा, अब वो आराम से बाइक घुमा रहा है। आप पढ़ोगे करे उस पर तो भारत है, इस पर तो महाभारत है, अब आप इसको नहीं पकड़ोगे। तो इसने क्या चेंज किया? भारत के आगे महा लिख दिया। एससी डी ब्रोगली ने इस समीकरण को चुराया। जहां प्रकाश का वेग c था वहां द्रव्य कण का वेग v ले लिया और कोई चेंज नहीं किया। भाई ये भी तो वेग ही था, ये भी वेग ही है, केवल c की जगह वेग लिया और डी ब्रोगली ने कुछ भी चेंज नहीं किया। अब समझना डी ब्रोगली, ये तो ऐसे काम का था। अब समझो डी ब्रोगली ने क्या संबंध दिया? लैम्डा बराबर h/m इंटू वी। ये अपने पास आई समीकरण नंबर 2। h क्या है? प्लांक नियतांक। h क्या है? प्लांक नियतांक। m क्या है? द्रव्य कण का द्रव्यमान। v क्या है? द्रव्य कण का वेग। अब अपने ये पढ़ा हुआ है कि संवेग जो होता है वो द्रव्यमान इंटू वेग होता है। तो अगर मैं इसे m इंटू पी को संवेग मान लूं तो लैम्डा बराबर आएगा h/p। समीकरण नंबर 1। अगर आपको समीकरण नंबर 1 पता है तो 2 अपने आप आ जाएगी, 2 पता है तो 1 आ जाएगी। अब समझना, वापस जो आपको कॉपी में लिखना है वो बोल रहा हूं। डी ब्रोगली समीकरण या द्रव्य की द्वैत प्रकृति, डेस करके लिखना है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति समझाने के लिए डी ब्रोगली ने तरंग दैर्ध्य तथा संवेग को निम्न सूत्र द्वारा संबंधित किया। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 लिखना है। अब इसको ऊर्जा के रूप में अगर आए, देखो 11th में आपके केवल इतना ही काम का है। कंपटीशन में इसको अलग अलग रूप देंगे तो अलग अलग रूप समझना। लैम्डा बराबर, अगर मैं आपसे गतिज ऊर्जा की बात करूं, समझना गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। तो v² किसके बराबर आएगा? 2 इंटू गतिज ऊर्जा बट्टा द्रव्यमान। इसका स्क्वायर हटाओ तो इसका रूट लग जाएगा। भाई गतिज ऊर्जा का सूत्र पता है 1/2 mv², तो v की वैल्यू ज्ञात कर ली। इस v की वैल्यू इस सूत्र में रखू, लैम्डा बराबर h/m इंटू वी। v की जगह ये मान लिख दिया।
क्या आया 2 इंटू गतिज ऊर्जा बट्टा m। इस m को यहां से अंदर ले गए, यहां ले आए m को, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। बाहर m था, रूट के अंदर जाती स्क्वायर, इस m से m कैंसिल, क्या आया लेमडा बराबर h अपॉन अंडर रूट m इंटू 2ke। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m इंटू के ई। ये कंपटीशन में काम आएगा। अगर गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है, h तो फिक्स है प्लांक नियतांक, गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है इलेक्ट्रॉन के लिए या प्रोटॉन के लिए, द्रव्यमान आपको पता होगा, लेमडा ज्ञात करें। या मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी है उनको v वोल्ट से त्वरित किया जाए, किस से v वोल्ट से त्वरित किया जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, समझना ध्यान से। उस समय गतिज ऊर्जा जो होती है 1/2 mv², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। गतिज ऊर्जा बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ESU में है, किसमें है, ESU में। 1 वोल्ट 300 ESU के बराबर होता है, 300 ESU के बराबर होगा। इसमें 300 का भाग दे दो, ये वोल्ट में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा V अपॉन 300। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज एज इट इज रखना है EV। मतलब जो ESU में था उसको अपने वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया EV/300 लिख करके। ये डायरेक्ट EV लिख सकते हो, ESU में लिखते तो EV लिख देते, बाद में 300 चेंज करना पड़ता। इसको लेकर के गतिज ऊर्जा लिखे तो अपने ये लिख सकते हैं, लेमडा बराबर h अपॉन 2 h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m इंटू के ई की जगह हो जाएगा EV अपॉन 300। अब इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, केवल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो H की जगह तो रह जाएगा H का मान जो 6.62 गुना 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 34 किलो जूल वाला। M का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अब ये मान रखकर आप हल करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 12.25 अपॉन में अंडर रूट केवल V बचेगा, यानी कि लेमडा बराबर 12.25 बट्टा अंडर रूट V। अंडर रूट V का मान आपको दिया हुआ आएगा कि 10 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो लेमडा बराबर 12.25 बट्टा अंडर रूट V। ये फॉर्मूला केवल आपके कंपटीशन में काम आएगा, उससे पहले ये कोई काम का नहीं है। अगर मैं इस वेग को वर्ग माध्य मूल वेग ले लूं, वर्ग माध्य मूल वेग, तो इसका सूत्र अलग आ जाएगा, वो अभी आपके परेशान करेगा। ये सूत्र मैं दोबारा आपको वर्ग माध्य मूल वेग के रूप में जब द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अब इसमें इन सब को एक बार हटा देता हूं जो काम के नहीं है। ये लो, यहां तक आपको 11th में पढ़ना है। लेमडा बराबर h अपॉन पी, लेमडा बराबर h अपॉन m इंटू वी। अब इसमें थोड़ा सा समझना, अगर मान लीजिए लेमडा बराबर है h अपॉन m इंटू वी, एक तो मैं आपको h की इकाई बता दूं। h की इकाई एक बार आपने पहले पढ़ी थी, E बराबर h न्यू, h बराबर था E बट्टा न्यू। इसकी इकाई होती है SI में जूल, इसकी होती है सेकंड इनवर्स। ये इकाई अब तक आप पढ़ रहे थे, जूल इंटू सेकंड। इसके अलावा
बोर प्रतिरूप में मैंने एक इकाई और बताई थी, तब मैंने कहा था कि इस इकाई को अभी मत रटना, आगे आएगी तब बताएंगे। अब दूसरी इकाई यहां से समझो, h बराबर है लेमडा इंटू एम इंटू वी। लेमडा किसको दर्शाता है? दूरी को। m किसको दर्शाएगा? द्रव्यमान को। वेग किसको दर्शाएगा? दूरी बट्टा समय को। तो यहां से इकाई क्या बनी देखो, दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणा समय ऊपर ले आओ, समय इनवर्स। अगर एसआई पद्धति में लाना है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स। सीजीएस पद्धति में लाना है सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम सेकंड इनवर्स। ये इकाई अब अच्छे से याद रखना, एच की वैल्यू तो वही होगी, जूल वाली में तो हो जाएगी मीटर स्क्वायर किलोग्राम सेकंड इनवर्स, अर्ग में हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इंटू सेकंड इनवर्स। अब तीसरी बात समझना इसमें, अगर मान लो एच तो नियतांक है, मेरे पास दो अलग अलग द्रव्य के कण है, उनका मैंने वेग समान रख दिया, एच समान था, वेग समान रख दिया, तो लेमडा व्युत्क्रमानुपाती होगा एम के। लेमडा व्युत्क्रमानुपाती एम होने का मतलब यह हुआ कि एम का मान कम होगा तो लेमडा का मान ज्यादा होगा। यदि एम ज्यादा हुआ तो लेमडा कम हो जाएगा। लेमडा क्या है आपने अच्छी तरह पढ़ रखा है, दो उच्चिष्ट या दो निम्निष्ट के बीच की दूरी। अब मैं आपके लिए ऐसे बात करूं, एक तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, एक मैं आपकी बाइक की बात करूं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। आपके बाइक का द्रव्यमान है लगभग मान लेता हूं 200 केजी। अब डिफरेंस समझना, ये द्रव्यमान एक्चुअल में कितना है देखना, 0.0000030 बार जीरो करके 9। तो आप पॉइंट के बाद 2 जीरो तक नहीं जाते, उससे पहले कहते हो हल हो गया, तो इतने जीरो तक कौन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये द्रव्यमान बहुत 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 कम है, इसको नगण्य मानते हैं, नगण्य। हजारों इलेक्ट्रॉन को आप हाथ में उठा के फेंक सकते हो, बाइक एक भी नहीं फेंक सकते। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है। द्रव्यमान कम होगा, एम कम होगा तो लेमडा ज्यादा होगा, लेमडा ज्यादा होगा इसका मतलब इस तरह से गति आएगी, ये इलेक्ट्रॉन में गति आएगी, ये इसके लेमडा का मान है। अब आपके बाइक की बात करें, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में मिलियन बिलियन गुना ज्यादा है, तो जब द्रव्यमान ज्यादा है तो लेमडा कम आएगा, लेमडा कम आएगा तो ये ऐसे चलता हुआ प्रतीत होगा आपको, ऐसे ऐसे तरंग बनेगी नहीं। लेमडा इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा लेमडा बन रहा है क्या। तो आप सोचो, अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऊपर इस सिद्धांत को लगाते हो तब तो ये लागू होगा। आप चाहो कि हमारी बाइक भी द्रव्य है, द्वैत प्रकृति शो करे, वो कण के रूप में भी चले और ऐसे लहराते हुए तरंग के रूप में चले, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई सोचे ऊंट गाड़ा भी तरंग गति प्रदर्शित करे, क्योंकि वो भी पदार्थ है, वो कभी नहीं करेगा। तो इसका मतलब सारांश क्या निकला वो समझना, पॉइंट नंबर 1 समझना, इसको बोलते हैं डी ब्रोगली संबंध का महत्व। चाहे महत्व नाम दे दो चाहे सीमाएं नाम दे दो, एक ही बात है। ये सिद्धांत सूक्ष्म कणों, ये सिद्धांत सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि पर लागू होता है, लागू होता है, बड़े कणों पर नहीं। आपको पूरा लिखना है पॉइंट, यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, स्थूल कणों पर मतलब अधिक द्रव्यमान वाले बड़े कणों पर लागू नहीं होता। अगर आप इलेक्ट्रॉन पे लागू करोगे हो जाएगा, आप ट्रेन पे लागू करोगे कि ट्रेन की पटरियों को छोड़ के ऐसे लहराते हुए चले, वो पॉसिबल नहीं है। आप ये सोचो ये मार्कर है,
इसका भार लगभग 50 ग्राम है। एक आंकड़े का फूल तोड़ लो, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, वो व्हाइट फूल है, उसका द्रव्यमान बहुत कम है। मार्कर को मैं हाथ से छोड़ता हूं, ये कण के रूप में सीधा चलता है, देखो लहराते हुए नहीं चलता, सीधा जाएगा। और आंकड़े के फूल को छोड़ो, द्रव्यमान कम है तो लैम्डा ज्यादा आएगा, वो ऐसे लहराते हुए जाएगा इस तरह से। तो ये तरंग गति कब आएगी? जब द्रव्यमान कम होना चाहिए। दूसरा समझना, बोर ने इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बताया था NH/2π, अंदाज से बताया था। इस संवेग को प्रायोगिक रूप से सत्यापित किया था डी ब्रोगली ने। कैसे सत्यापित किया वो समझना। मान लो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे तरंग के रूप में चक्कर लगाएगा, ठीक है, इस तरह से तरंग बनाता हुआ चलेगा। ध्यान से समझना ऐसे। अब देखो सेकंड राउंड में वापस वही चला गया जहां पहले राउंड में था, मतलब बार बार उसी पथ पे जाएगा। इसमें कितनी तरंगें बनी है वो देखना। यहां से यहां तक एक तरंग बनी, पूरी एक तरंग होगी, यहां तक 2 बनी, यहां तक 3 बनी, यहां तक 4, इसमें 4 तरंगें बनी है। इसमें देखो ध्यान से समझना, क्या ये वापस उसी पथ पे जाएगा जिस पथ पे पहले गया था? नहीं जाएगा। देखो ये अब घूमकर ऐसे जाएगा सेकंड राउंड में, ऐसे। इसका मतलब जिस पथ पे पहले गया दोबारा उस पे नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहां जो था, यहां से यहां तक एक तरंग बनी, यहां से यहां तक 2 बनी, यहां तक 3 बनी, 3.5, यहां लैम्डा का मान आया 3.5। लैम्डा कितना आया? 3.5 लैम्डा। यहां लैम्डा आया 4 तरंगें बनी है। अगर पूरा पूरा लैम्डा आता है तब तो वो तरंग गति प्रदर्शित करेगा, पूरा नहीं आता है तरंग गति नहीं दर्शाएगा। ऐसे समझो ये रूम है, ये दूरी है 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। अब सोचो अगर इस मार्कर की लंबाई 1 मीटर है तो मैं पहली बार इस मार्कर को यहां रखूंगा, एक बार रख दिया, ऐसे मैं 10 बार रखूंगा तो यहां तक दूरी तय होगी, 10, 20, 30, 40, 41वीं बार मैं मार्कर को वहीं रखूंगा जहां पहली बार रखा था, 81 बार भी वहीं रखूंगा जहां पहली बार रखा था। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 40 मीटर था वो इसकी लंबाई के सरल गुणज में था, इसलिए बार बार सेम जगह रिपीट हो रहा है। अगर ये 3 मीटर का होता, सोचो 3 मीटर का होता तो ये 13 × 3 39, ये 13 बार रखता तो यहां पहुंच जाता 39 मीटर पे। अब यहां दूरी बची 1 मीटर और अगला राउंड लेगा 14वां राउंड, तो 1 मीटर ये, 2 मीटर ये यहां रखा जाएगा। इसका मतलब ये सेम पथ पे नहीं गया जिस पथ पे पहले गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई सा भी ले, तरंग गति तब दर्शाएंगे जब इस वृत्त की परिधि, परिधि होती है 2πr, ये लैम्डा की सरल गुणज हो, n लैम्डा हो, तब तो तरंग गति होगी, अन्यथा तरंग गति नहीं होगी। यहां 2πr बराबर n लैम्डा नहीं था, मतलब n पूर्णांक में नहीं था, 3.5 था, यहां पूर्णांक में था। तो दूसरा पॉइंट समझना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तरंग गति तभी दर्शाएंगे जब परिधि लैम्डा की सरल गुणज हो। तो अब इससे समझना, इस समीकरण से लैम्डा बराबर क्या आएगा? 2πr बट्टा लैम्डा बराबर 2πr बट्टा n, समीकरण नंबर 1। ये डी ब्रोगली से आया है क्योंकि परिधि लैम्डा की सरल गुणज है, और डी ब्रोगली ने बताया कि लैम्डा बराबर h/mv होगा, समीकरण नंबर 2। ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, तो ये आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर। इसका मतलब समीकरण 3 क्या बने? 2πr/n
बराबर H अपॉन एम वी, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 4 क्या होगी? देखो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो और इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एम वी को इधर लाए तो क्या बना? एम वी आर, एम वी इधर आ गया, साथ में आर। एन को इधर ले गए तो ऊपर चला गया एन, एच पहले से 2 पाई अपॉन में आ गया, समीकरण नंबर 4। यही तो बोर्ड ने दिया था, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। सीधा परिधि के सरल गुणज में लेते ये सूत्र आ गया। इसका मतलब बोर द्वारा प्रतिपादित एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई कोणीय संवेग को इसने प्रयोग द्वारा सत्यापित किया। अब एग्जाम में आपके मेन तो इतना ही काम का था कि ये डी ब्रोगली संबंध है, लेमडा बराबर एच अपॉन पी या लेमडा बराबर एच अपॉन एम इंटू वी। अब इसमें अगर मान लो मैं ये लेता हूं, समझना, मैंने ये लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम होता है 1H1, 1H2, ये प्रोटियम होता है। ट्राइटियम, हाइड्रोजन का समस्थानिक है 1H3, या एल्फा कण, एल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक 2He4। इनमें ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा लेमडा किसका होगा या सबसे कम लेमडा किसका होगा, तो आपने अभी पढ़ा है लेमडा व्युत्क्रमानुपाती होता है एम के, जिसका एम सबसे कम है उसका लेमडा सबसे ज्यादा। तो एम किसका है? देखो इससे बता रहा हूं, इसका 1 mu, 1 mu, 1 mu, 2 है 2 mu, 3 mu, 4 AMU। इसका इससे 1837 गुना कम है तो 1/1837 mu। तो देखो सबसे कम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन का, तो इसका लेमडा सबसे ज्यादा होगा। इन तीनों का अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा, फिर घटता जाएगा। ये इनके लेमडा का क्रम है। इलेक्ट्रॉन का लेमडा इनमें सबसे ज्यादा होगा और अल्फा कण का सबसे कम। जैसे जैसे बाहर बढ़ेगा, सॉरी 1 मिनट, जैसे जैसे बाहर बढ़ेगा लेमडा कम होता जाएगा और जैसे जैसे बाहर कम होगा लेमडा बढ़ता जाएगा। ये बात की अपने डी ब्रोगली संबंध की, अच्छे से पढ़ लेना इसको। कल बात करेंगे अपने दूसरी। इससे पहले कुछ कर्व बना रहा हूं मैं, वो कर्व समझना। पहला कर्व लिया मैंने आर और एन में, ये आर और एन में, ध्यान से समझना, त्रिज्या और कोषों की संख्या में। आर बराबर अपने सूत्र पढ़ा था एन स्क्वायर बट्टा जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। आर और एन स्क्वायर में ले लो, तो जैसे जैसे एन स्क्वायर बढ़ेगा आर भी बढ़ेगा, ऐसा ग्राफ आएगा। दूसरा समझना, अगर मैं ग्राफ लेता हूं आर और जेड में, तो इसी सूत्र से देखो आर व्युत्क्रमानुपाती है जेड। जैसे जैसे जेड का मान बढ़ेगा आर का मान घटता जाएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। सॉरी, इस तरह का। अब देखो जब भी ऐसे लिखूं मैं कि ए समानुपाती है बी, तो ए और बी में हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा, इस तरह का। और जब भी ऐसे लिखूं ए व्युत्क्रमानुपाती है बी, तो ए और बी में इस तरह का ग्राफ आएगा। जैसे जैसे बी बढ़ेगा ए घटेगा। अब देखो अगर मैं ग्राफ इसके बीच लेता हूं आर और 1/z के बीच, तो आप इस समीकरण में देखना, इसको ए मान लो, इसको पूरे को बी मान लो, तो ये ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा? अब ए की जगह क्या लिख दोगे आर और बी की जगह क्या लिख दोगे 1/z, तो इनमें ऐसा ग्राफ आ गया। दूसरा समझना, अगर मैं v और n में ग्राफ लूं कोषों की संख्या, तो वेग का सूत्र क्या था?
v बराबर z बट्टा n इंटू 2.18 गुणा 10⁸ सेंटीमीटर। v व्युत्क्रमानुपाती है n के, इसका मतलब n बढ़ेगा तो v घटेगा। और इसी को अगर मैं ऐसे लेता हूं v और 1/n, तब ऐसा आ जाएगा जो इसमें आया था। अगर मैं ग्राफ v और z में लेता हूं, तब देखो v समानुपाती है z के, ऐसा ग्राफ है। और समझना, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, आपने 3 ही सूत्र पढ़े थे बोर परिकल्पना में, वेग का, त्रिज्या का और ऊर्जा का, तो इनके समीकरण समझते जाओ, ग्राफ कैसे आते हैं। ध्यान से समझना, इधर मैंने लिया z², इधर मैंने लिया e², एक तरफ z², एक तरफ e²। e इधर घट रहा है, z उधर बढ़ रहा है। सूत्र था E बराबर -z² बट्टा n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। z बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी। E समानुपाती है z², लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। इसका मतलब z बढ़ेगा तो E माइनस में बढ़ेगा, और माइनस में बढ़ने का मतलब है घटना। तो अगर आप z² और e² में लोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, जैसे जैसे z² बढ़ेगा e² घटता जाएगा। दूसरा इससे समझना, E और n में, e² n², जैसे जैसे n बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ेगी। n² बढ़ने का मतलब ऊर्जा माइनस में घटेगी, और माइनस में घटने का मतलब बढ़ना। तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ थोड़ा सा पॉज करके आराम से देख लो, कॉपी में बना लो। ये ग्राफ आपको याद रखना है, सारे सूत्र आपके पढ़े हुए, 19 सूत्रों को रिलेटेड करके ये ग्राफ मैंने बनाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपने कुछ डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल, हाइजेनबर्ग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।